हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने जो कॉन्टिन्यूस बॉडीज होती है उनकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से लिखते हैं वो सीखा था। लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे, शायद आपने देख भी लिया होगा। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क लिख रहे थे तो एक आर स्क्वायर यहाँ पे बचा था। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर और यहाँ पे भी आर स्क्वायर होगा तो ये इससे कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा सिग्मा आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और शायद मैंने वहाँ पे एडिट भी कर दिया था, तो हो सकता है आपने ये बात देख ली हो। मेरा मन किया एक बार और बताने का, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ये सारी बातें डिस्कस की थी। सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं और उसके बेसिस पे जितने भी बढ़िया बढ़िया एडवांस लेवल के सवाल लेके आया हूँ आज आपके लिए, तो बढ़िया बढ़िया सवाल देखते हैं उनके बेसिस पे। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था रॉड की वजह से एक एच से ए डिस्टेंस दूर जाके कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किस तरीके से हम निकालते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, उसकी वजह से लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। उसका जो रिजल्ट है इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा था रिंग की वजह से। रिंग की वजह से हमने क्या बात देखी थी कि जो हमारी रिंग होती है उसका हर एलिमेंट सेंटर से, अगर मैं सेंटर के ऊपर बात करूं तो हर एलिमेंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। तो अगर मेरी रिंग के ऊपर टोटल चार्ज Q है तो सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा KQ बाय R। क्यों? क्योंकि जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हम मानेंगे वो सब इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से। फिर इसके बाद हमने ये बात देखी थी कि चाहे पूरी कंप्लीट रिंग हो चाहे सेमी सर्कुलर रिंग हो, सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो KQ बाय R ही होगा। अगर इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q, चाहे आप कोई सा एक सेक्शन ले लो, अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q तो सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो KQ बाय R ही होगा। फिर रिंग के केस में ही हमने एक बात और देखी थी कि ऑन द एक्सिस अगर मेरे पास इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है तो एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर जाके किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है KQ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट इस पॉइंट से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्टेंस दूर है। तो आप इस तरीके से चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। अब इसके अंदर अगर आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग भी आ गई तब भी आपके पास जो केस सिनेरियो रहेगा वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फिर हमने देखा था डिस्क के बारे में। डिस्क के बारे में हमने क्या बात देखी थी कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से डिस्क है जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी रेडियस है मेरे पास R और यहां से इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाके एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया था वो निकल के आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फिर हमने ये बात कही थी डिस्क के बाद, हमने क्या बात कही थी? डिस्क के बाद हमने देखा था हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के केस में 3 केसेस पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हॉलो स्फीयर है जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q और इसकी जो रेडियस है वो है R। सबसे पहला केस आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो हमने ये बात कही थी कि सारा चार्ज सेंटर पे मानो आउटसाइड पॉइंट के लिए, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दो तो वो हो जाएगा KQ बाय स्मॉल r। ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर होता है KQ बाय कैपिटल R। और अगर मैं इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास KQ बाय कैपिटल R ही रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि
इनसाइड चाहे आप कोई भी पोटेंशियल ले लो, उसका पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही रहेगा। और उसके पीछे का कारण हमने देखा था कि एक 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क डन होता है वो होता है KQ/R, लेकिन सरफेस से अंदर किसी भी पॉइंट में ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, तो मेरे पास कोई वर्क डन नहीं रहेगा। इसीलिए अगर चाहे मुझे अंदर लाना हो चाहे सरफेस पे लाना हो, वर्क डन की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारे पास सेम ही रहेगा। तो अंदर किसी भी पॉइंट पे और सरफेस पे मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही रहता है, विच इज KQ/R। फिर हमने देखा था सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए जो हमारे आउटसाइड पॉइंट की कहानी है वो तो एग्जैक्टली सेम ही है। सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट की कहानी है वो तो सेम ही है कि सारा चार्ज सेंटर पे मानो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लो। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा KQ/R। कोई सरफेस पे पूछ ले तो सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी R, तो KQ/R। इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था KQ डिवाइडेड बाय 2r³ into 3r² minus r²। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो वायर था उससे आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और उससे तो हमको पता ही है, क्या नाम है, इनफाइनाइट चार्ज शीट से हमको चीजें पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उससे किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ये सारी बातें हमको पता है। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। और ये सारे फॉर्मूलेज भी आपको पता है। अब इनके बेसिस पे थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाएंगे और लास्ट में एडवांस लेवल के सवाल करवाएंगे और लास्ट में जाके 2 JEE एडवांस के सवाल भी करवाएंगे। बढ़िया बढ़िया सवाल है। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास। क्या बोला है, फिगर शोज 2 rings having charge Q and -√5Q. Find the potential difference between A and B, that is VA minus VB. मुझे क्या बताना है कि अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल VA बोल रहा हूं और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB बोल रहा हूं तो VA माइनस VB कितना होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं VA की। इस पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा। एक तो ये रिंग की वजह से जिसका सेंटर पॉइंट A है, और एक ये बड़ी रिंग की वजह से जिसके लिए ये एक्सिस वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले इसके लिए बात करूंगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। क्यों? क्योंकि ये तो इसके सेंटर पे है, सारा चार्ज मेरे पास इक्वल डिस्टेंस पे है, तो KQ/R हो जाएगा। अब इसकी वजह से तो ये है मेरे पास एक्सिस वाला पॉइंट। एक्सिस वाला पॉइंट है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाय √x² प्लस r²। तो ये फॉर्मूला इस रिंग के लिए लगा के देखते हैं। चलिए सबसे पहली बात KQ, तो Q नेगेटिव है तो यहां पे एक नेगेटिव आएगा, K √5Q डिवाइडेड बाय x। यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r के बराबर, तो x² बोले तो √r² प्लस r² बोले तो इसकी रेडियस का स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 2r, तो ये हो जाएगा 4r²। तो ये क्या हो जाएगा, KQ/R माइनस √5KQ डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा, √5R। तो √5 से √5 गया, KQ/R, KQ/R, तो VA का जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो आएगा 0। तो ये हमारे पास 0 पोटेंशियल के ऊपर है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब सिमिलरली हम पोटेंशियल लिख सकते हैं B पॉइंट का। B पॉइंट का पोटेंशियल सबसे पहले ये जो रिंग है 2r रेडियस की, इसकी वजह से बेसिकली इसके सेंटर पे है तो KQ/R, तो यहां पे कितना होगा, माइनस K √5Q
डिवाइडेड बाय 2r, यस और नो। और इस रिंग के लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस पे है, एक्सिस के लिए ये वाला फॉर्मूला, तो प्लस के क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, प्लस इसकी रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय रूट 2r माइनस के क्यू रूट 5 के क्यू डिवाइडेड बाय 2r। आप चाहो तो यहां से के क्यू बाय आर कॉमन ले सकते हो, 1 बाय रूट 2 माइनस रूट 5 बाय 2, ये मेरे पास b आ गया। अब मुझसे v भी नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है दोनों जो पॉइंट है उनके ऊपर जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस, दैट इज va माइनस vb। तो va माइनस vb कितना हो जाएगा, जीरो ऑफ माइनस ऑफ दिस, तो जब मैं इसका माइनस करूंगा तो ये आगे आ जाएगा, मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ के क्यू बाय आर इंटू रूट 5 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय रूट 2। दिस वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पॉइंट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ टोटल चार्ज Q एंड रेडियस R। ठीक है भैया, सबसे पहले रिंग बनाते हैं। लेट्स से मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, बड़ी गंदी रिंग बनाई है सर आपने। इस तरीके से एक रिंग है और इसका टोटल चार्ज कितना है Q, और इसकी जो रेडियस गिवन में है वो है R, और इसके सेंटर पे एक मेरे पास Q नॉट चार्ज रख दिया। आगे क्या बोला है, इफ द पॉइंट चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड विद नेग्लिजिबल फोर्स along the axis of the ring, then find out the speed when it reaches a large distance। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि अभी तो क्या है कि ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि रिंग की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जीरो, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है। अब मैंने क्या किया, इसको हल्का सा इतू सा डिस्प्लेसमेंट दिया। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या होगा, इस Q नॉट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी मूव करेगी मूव करेगी और कहां तक पहुंच जाएगी, इंफिनिटी तक। सर ये बात कहां लिखी है कि इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी, ये बात लिखी नहीं है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। क्या बात बोली है, व्हेन इट रीचेस लार्ज डिस्टेंस, तो उस जब ये इंफिनिटी पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, बात समझ आई। अब एक बात को हमेशा अपने दिल में बिठा के रख लो, जब भी मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल इसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं, मेरे पास ये एक Q1 चार्ज है और यहां से r डिस्टेंस दूर ये एक Q2 चार्ज है। तो अगर मुझे इस Q2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं एक तो हमको पता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R यही होती है, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और भी है जो आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में काफी काम आएगा। किस तरीके से लिखेंगे कि जिस भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है वो जहां पे रखा हुआ है उस लोकेशन का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय वो चार्ज। फॉर एग्जांपल इस केस के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 बाय R और यहां पे Q2, तो Q2 इंटू V, सिंपल सा फंडा क्या लिखेंगे, जहां पे भी रखा हुआ है वहां का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय वो चार्ज जो कि उस लोकेशन के ऊपर रखा हुआ है। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो जितने भी सवाल बनेंगे आगे जाके उन सब में हम पोटेंशियल एनर्जी जहां पे भी हमारी यूज होगी उसको इसी तरीके से लिखेंगे। अब हुआ क्या कि यहां पे इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी,
जैसे ही वो इंफिनिटी पे गया, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी अगर हमने निकाल ली तो स्पीड भी हम निकाल ही लेंगे। तो हम क्या बात बोल सकते हैं, हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगा सकते हो, क्योंकि बेटा थ्रू आउट द मोशन हमारे पास कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हल्का सा इसको पुश किया है, इसको रिलीज किया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो गई 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो जो मैंने बात अभी आपको बताई थी ना, वही बात यहां पे लगती है कि अगर मुझे इसकी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो सबसे पहली बात इस लोकेशन का पोटेंशियल लिखो। एक रिंग की वजह से उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, और यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, विच इज Q0। इट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि हम इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं 0। यहां से v की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2kQ0 डिवाइडेड बाय mr का रूट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फिगर शोज 3 spherical shells in separate situations with each shell having the same uniform positive net charge। कहने का मतलब इसके ऊपर चार्ज अगर Q है तो इसके ऊपर भी Q है और इसके ऊपर भी Q है। फिर क्या बात बोली है, 0.147 are at the same radial distance from the center of their respective shells, ठीक है, so are 0.25 and so are 0.369 with the electric potential taken equal to 0 at an infinite distance, choose the correct statement। क्या बात बोली है, 3 शेल्स है जिनकी रेडियस अलग अलग मुझे गिवन में है। अब बात समझो कि इनके सेंटर की जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेम है। यहां से सेंटर से 3, 6, 9 इक्वल डिस्टेंस पे है, सेंटर से 2, 5, 8 इक्वल डिस्टेंस पे है, सेंटर से 1, 4 और 7 इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये क्या है, स्फेरिकल शेल्स है, मतलब हॉलो स्फेयर है। तो मुझसे सवाल में क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं वो समझना है। 0.3 हैज हाईएस्ट पोटेंशियल, 3 के पास हाईएस्ट पोटेंशियल होगा। लेट्स सी, इसकी रेडियस मैंने बोली R1, इसकी रेडियस मैंने बोली R2 और इसकी रेडियस मैंने बोली R3। अगर मैं 3 का पोटेंशियल लिखूं, 0.3 का पोटेंशियल लिखूं, तो KQ डिवाइडेड बाय, अगर आप गौर से देखो तो ये इस शेल के लिए इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो इसकी सरफेस पे होगा, वही होगा। तो KQ/R1 ये मेरे पास पोटेंशियल एट 3 होगा। बात समझ आई? सर ये हाईएस्ट क्यों है? हाईएस्ट बेसिकली इसीलिए है क्योंकि ये जो R1 है, क्या ये सबसे कम है, यस और नो? अगर ये सबसे कम है तो कोई भी, या ये सबसे कम है तो हमको ये बात पता है कि R1 जितना कम होगा ये जो पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा होगा, और ऐसा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है जो कि इस शेल के अंदर या इसकी सरफेस के ऊपर हो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि KQ/R1 जो है ये पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ थर्ड पॉइंट का हो सकता है, और अगर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पॉइंट का होगा तो इसका पोटेंशियल मेरे पास मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि R1 जितना छोटा होगा ये ओवरऑल पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या बात बोली है, 0.147 आर एट सेम पोटेंशियल, 147। चलिए 1 की बात करूं मैं तो 1 के लिए बेसिकली ये इस शेल के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो लेट्स से इसका जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोला R1 या फिर R ही बोल लो, ये जो डिस्टेंस है वो है R। तो अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो क्या होगा, KQ/R। अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं
तो ये होगा के क्यू बाय आर। अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो ये तो मेरे पास इनसाइड पॉइंट हो गया, सेवंथ जो पॉइंट है वो तो मेरे पास इनसाइड पॉइंट हो गया। और अगर इनसाइड पॉइंट हो गया तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाय R3। क्यों? क्योंकि इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो क्या ये और ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। 0.9 हैज लोवेस्ट पोटेंशियल। 0.9 जो है इसका पोटेंशियल लोवेस्ट होगा। बात समझेंगे। अब इसका पोटेंशियल मैं कैसे लिख सकता हूं? ये मेरे पास इनसाइड पॉइंट है, यस और नो? ये मेरे पास इनसाइड पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइडेड बाय R3, यस और नो? तो ये पोटेंशियल तो 8 का भी है, ये पोटेंशियल तो 7 का भी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 9 का पोटेंशियल लोवेस्ट है? एक तरीके से कह सकते हो। कैसे कह सकते हो कि 9 का लोवेस्ट है? मतलब भले ही ये बराबर है 8 और 7 के, लेकिन ये आपस में तो लोवेस्ट है। क्यों लोवेस्ट है? क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा है, और अगर रेडियस सबसे ज्यादा है तो जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू बाय R3। ये जितना ज्यादा होगा ये पूरी टर्म उतनी छोटी होगी। तो 7, 8 और 9 इनका पोटेंशियल सेम होगा और मिनिमम होगा, और वो कितना होगा? के क्यू बाय कितना? के क्यू बाय R3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्या बोला है? 0.5 एंड 8 आर एट सेम पोटेंशियल। 5 का अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो ये इनसाइड पॉइंट है, तो के क्यू बाय R2, और 8 का अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो के क्यू बाय R3। नहीं, अलग अलग पोटेंशियल पे है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अगर इसी के अंदर आपसे ये बात पूछी होती कि सर 0.8 हैज लोवेस्ट पोटेंशियल, तो क्या वो स्टेटमेंट सही होता? तब भी वो सही होता। 0.7 हैज लोवेस्ट पोटेंशियल, तब भी वो स्टेटमेंट हमारे पास सही होता। क्यों? क्योंकि तीनों का ही पोटेंशियल के क्यू बाय R3 है, और इन तीनों के अंदर R3 रेडियस सबसे ज्यादा है, तो ये जो पोटेंशियल होगा वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस Q1 एंड Q2। फाइंड आउट पोटेंशियल। मेरे पास दो स्फेरिकल शेल है, एक की रेडियस है R1, इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर चार्ज है, क्योंकि शेल है तो चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस के ऊपर रहेगा, वो है Q1। फिर दूसरी स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है R2 और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q2। मुझसे अलग अलग पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पूछे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एट पॉइंट ए बोले तो हमारे पास सेंटर के ऊपर पोटेंशियल दो कारणों से होगा। सबसे पहले इस शेल की वजह से जो सरफेस पे होगा वही अंदर वाले पॉइंट पे होगा, तो ये कितना होगा? के Q1 डिवाइडेड बाय R1। फिर आउटर शेल की वजह से जो सरफेस के ऊपर होगा वही सेंटर पे होगा, के Q2 डिवाइडेड बाय R2। नेक्स्ट पॉइंट कहां पूछा है? एट सरफेस ऑफ स्मॉलर शेल, मतलब बी पॉइंट के ऊपर। बी पॉइंट के ऊपर ये जो बेसिकली छोटा वाला स्फेयर है, इसके लिए तो ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया, तो इसकी वजह से होगा के Q1 बाय R1 प्लस ये जो आउटसाइड स्फेयर है इसके लिए ये इनसाइड पॉइंट हुआ, तो बेसिकली जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड पॉइंट पे होगा, तो ये हो जाएगा के Q2 बाय R2। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? एट द सरफेस ऑफ लार्जर शेल, ये जो सी पॉइंट है लार्जर शेल की सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर पोटेंशियल बताना है। सबसे पहले अंदर वाले स्फेयर के लिए ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, सी पॉइंट ही है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? के
Q1 डिवाइडेड बाय आउटसाइड पॉइंट के लिए हम कैसे लिखते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो वो कितना है R2, तो KQ1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस आउटर शेल के लिए तो ये सरफेस का पॉइंट है, तो ये हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाय R2। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमसे पूछा है एट R लेस देन इक्वल्स टू R1, मतलब लेट्स से मैंने इस पॉइंट को कहा D पॉइंट, यहां पे ये D पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लिखना है। अब बात समझो, इनसाइड पॉइंट के लिए तो जो सरफेस का पोटेंशियल वही इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल, अब वो इनसाइड पॉइंट चाहे A हो चाहे D हो, हमारे पास पोटेंशियल सेम ही रहेगा, विच इज VD विल बी इक्वल्स टू KQ1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस KQ2 डिवाइडेड बाय R2। फिफ्थ पॉइंट, एट R ग्रेटर देन इक्वल्स टू R1 एंड लेस देन इक्वल्स टू R2। लेट्स से यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने E कहा और ये जो डिस्टेंस है ये है R। तो अब अगर मैं इस E पॉइंट की बात करूं तो ये जो R1 रेडियस का शेल है इसके लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, और ये जो R2 रेडियस का शेल है उसके लिए इनसाइड पॉइंट है। तो सबसे पहले Q1 की वजह से तो KQ1 बाय R, और आउटसाइड शेल की वजह से प्लस KQ2 बाय R2। आउटसाइड की वजह से तो जो सरफेस पे होगा वही E पॉइंट के ऊपर होगा। और लास्ट हमारे पास क्या है, सिक्स्थ पॉइंट, एट R ग्रेटर देन इक्वल्स टू R2, मतलब लेट्स से ये हमारे पास R है जो R2 से भी बड़ा है। अब ये वाला पॉइंट दोनों शेल के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो आप कैसे लिखोगे, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने कहा F पॉइंट, तो VF मेरे पास कितना हो जाएगा, KQ1 बाय R प्लस KQ2 बाय R। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ऐसा सवाल हम कर चुके हैं जब हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, वहां पे भी इसी तरीके का कोई सवाल था, SHM कर रहा था पार्टिकल। यहां पे भी लगभग बातें वही है। मेरे पास सिचुएशन क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q और इसकी जो रेडियस है वो है R। मैंने क्या किया, इसके सेंटर से पास होती हुई एक टनल खोदी और इस टनल के अंदर एक -Q चार्ज और जिस बॉडी का मास m है यहां से रिलीज किया। जैसे ही रिलीज करूंगा तो मुझे ये बात पता है कि ये जो चार्ज है सॉलिड स्फीयर के ऊपर, ये इस -Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपने सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जैसे ही ये -Q चार्ज अंदर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अब ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो ये आएगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब मुझे ये बात पता है कि यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लगाने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? KI प्लस UI इट विल बी इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां से तो मैंने इसको रिलीज किया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जिस भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो वो जहां पे भी रखा हुआ है वहां का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज। तो ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ बाय कैपिटल R, तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाय R, और वो चार्ज कितना है -Q। ये हो जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से यहां पे जो वेलोसिटी है वो है v, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगी 12mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है याद करो, कल लिखवाया था 3/2 KQ बाय R। कैसे आया? मुझे ये बात पता है कि इनसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ डिवाइडेड बाय 2R³
3r² माइनस r², यस और नो। तो सेंटर पॉइंट के लिए r की वैल्यू हो जाएगी 0, ये r² से ये बचेगा तो 3/2 kq/r। तो सेंटर पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होगा वो होगा 3/2 kq/r मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज विच इज -q। अब यहां पे है -1, ये इस तरफ आएगा तो +3/2, 3/2 -1 बचेगा 1/2, तो ये बचेगा k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2r, इट इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये 2 से ये 2 गया तो v की वैल्यू हो जाएगी k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय mr और इसका रूट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसी का ही सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड। अब सवाल समझो कि मैक्सिमम स्पीड मुझसे पूछी है तो मेरे दिमाग में ख्याल है कि सर मैक्सिमम स्पीड होगी कहां, यहीं पे होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी या इसके आगे होगी। तो इसका मोशन हमको एनालाइज करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, सेंटर पे आ गया। जैसे ही सेंटर से हल्का सा आगे गया, अगेन मेरे पास फोर्स तो टुवर्ड्स सेंटर ही लगेगा, और टुवर्ड्स सेंटर लगेगा तो अब वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर और एक्सेलरेशन इधर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर पे वेलोसिटी होगी वो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। एक और बात, ये आया 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 वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, वापस जीरो, फिर वापस ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से मेरे पास SHM करता रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम स्पीड पूछिए तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारे पास यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि r/2 यहां पे कभी पार्टिकल होगा तो इस पार्ट, मतलब जब पार्टिकल यहां पे होगा तो इसकी स्पीड, लेट्स से इसको मैंने v1 बोला, तो ये v1 क्या होगी। सर r/2 ऊपर ही क्यों लिया, नीचे भी तो ले सकते थे, नीचे भी लोगे तब भी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। पहले इंक्रीज होते हुए v1 आएगी, फिर डिक्रीज होते हुए v1 आएगी, स्पीड आपके पास सेम ही रहेगी। अब तो आप कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। करना ही क्या है, यहां से लेके यहां तक आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जिस तरीके से v निकाला था उसी तरीके से आप v1 भी निकाल सकते हो। आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस b। बेसिकली मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि इनिशियली एक पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, जिसका पोटेंशियल मुझे गिवन में है कितना, 100 वोल्ट, और इसको मैंने यहां से रिलीज किया तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये बात हमको पता चलेगी कि इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये बात हमको पता चलेगी इस बात से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अगर ये यहां से यहां गया तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मुझे ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो इसके ऊपर फोर्स भी इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, तो इसके पास वेलोसिटी भी आएगी जब ये बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब ये बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी। अब सिंपल सा फंडा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, देयर विल बी डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक जब ये जाएगा सो देयर विल बी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का लॉस कह लो चाहे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कह लो, बात तो एक ही है। तो देयर विल बी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का दैट विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि लॉस इन potential energy will be equals to gain in kinetic energy। loss in potential energy कितना हो जाएगा, Q into 100 minus 50
यस और नो, Q इंटू डेल्टा V, दैट विल बी माई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 50Q इंटू 2 डिवाइडेड बाय m, और इसका रूट इट विल बी माई v, तो ये हो जाएगा 100 10 रूट q बाय m, इट विल बी माई स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है, 50Q डिवाइडेड बाय m, बिल्कुल सही बात है। तो 10 रूट q बाय m, ये मेरे पास स्पीड होगी जब ये पार्टिकल b पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, 2 point charges Q1 and Q2 lie along a line at a distance from each other. Figure shows the potential variation along the line of charge. बेसिकली मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2, जो कि इस तरीके से रखे हुए हैं, और मुझे ये बात बता रखी है कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ मुझे दे रखा है। तो मुझसे अलग अलग सवाल पूछे हुए हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द टू चार्जेस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, कि दोनों में से कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखो तो 1 पॉइंट के ऊपर मेरे पास पोटेंशियल जो है वो 0 हो रहा है। अब Q1 और Q2 की वजह से अगर पोटेंशियल 0 है तो एक बात तो पक्की है कि, क्या बात पक्की है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, मतलब दोनों के साइन अपोजिट है। तभी तो मेरे पास एक की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल तो दूसरे की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। सही बात है। अब बात समझो कि इस चार्ज का इससे डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं, K Q बाय R। तो जिस चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होना चाहिए, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, तभी तो ये उसके इक्वल होगा जिसका डिस्टेंस कम और मैग्नीट्यूड कम। यस और नो? तो Q1 बाय R1 इट शुड बी इक्वल्स टू Q2 बाय R2। या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे सोच सकते हो कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो K Q1 बाय R1 इट शुड बी इक्वल्स टू K Q2 बाय R2। यस और नो? अब इसको इधर लाओ तो Q1 बाय Q2 इट विल बी इक्वल्स टू R1 बाय R2। अब मुझे ये बात पता है कि R1 बाय R2 की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि R1 बड़ा है और R2 छोटा है, तो Q1 बाय Q2 की वैल्यू भी मेरे पास 1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब Q1 बड़ा होगा और Q2 छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q1। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट आर द साइन ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 का साइन क्या होगा। अब अगर आप पोटेंशियल को गौर से देखो तो Q1 के आसपास जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके आसपास के रीजन में जो चार्जेस है वो पॉजिटिव है, तो Q1 मेरे पास पॉजिटिव होगा। और Q2 को अगर गौर से देखो तो इसके आसपास जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, तो Q2 मेरे पास नेगेटिव होगा। तो Q1 मेरे पास पॉजिटिव और Q2 मेरे पास नेगेटिव। फिर क्या बात बोला है, एट विच ऑफ द पॉइंट 1, 2 एंड 3 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको गिवन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे पूछी है, तो मुझे ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल V बाय डेल R। मतलब VR का जो ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा उसके नेगेटिव हमको देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे ये बात बोल रखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब VR का जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है वो भी 0 होना चाहिए। तो इस पूरे ग्राफ के अंदर स्लोप कहाँ पे 0 है? क्या 1 के ऊपर 0 है? नहीं, 0 तो नहीं है। क्या 2 के ऊपर 0 है? नहीं। क्या 3 के ऊपर 0 है? बिल्कुल 3 के ऊपर 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो कौन से पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? थर्ड पॉइंट के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस।
फॉर ईच ऑफ द इंटरवल्स shown determine the x component of the electric field and plot Ex versus x। बेसिकली मेरे पास पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है और मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हर रीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं गौर से देखूं तो -3 से लेके -2 तक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, -2 से लेके +1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 3 तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर मुझे x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो -∂V/∂x यही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ हमारे पास है इसका स्लोप और उसका नेगेटिव हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यस और नो? सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइंस देखूंगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइंस का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले x = -3 से लेके x = 2 तक, यहां से लेके यहां तक एक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका स्लोप मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है -3 और y कोऑर्डिनेट कितना है -10, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं तो x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट है 15। तो अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखना है तो ये क्या होगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 कितना है 15 और y1 कितना है -10, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय x2 कितना है -2 और x1 कितना है -3, तो ये हो जाएगा 1। यस और नो? -2 minus of -3 will be +3, तो +3 - 2 will be 1। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मेरे पास आया 25 और आना भी चाहिए, मतलब पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो <90 डिग्री है, तो स्लोप मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो लाइन है, ये जो रीजन है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी -25 वोल्ट पर मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। तो ये रीजन तो हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं -2 से लेके 1 तक की। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसका स्लोप भी मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो -2 से लेके 1 तक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कांस्टेंट। चलिए किस तरीके से निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लो। कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,5 और इसके कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है। तो नेक्स्ट स्लोप हमारे पास जो आएगा वो आएगा y2 - y1, बोले तो 5 - 15 विच इज -10 डिवाइडेड बाय x2 - x1 विच इज 1 - of -2 विच इज 3। तो ये आ जाएगा -10/3। अब स्लोप मेरे पास नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो इस रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये स्लोप मेरे पास नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव विच इज 10/3 वोल्ट पर मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब 1 से लेके 2 तक मेरे पास एक पैरेलल लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब स्लोप 0 और स्लोप 0, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहेगी इस रीजन के लिए। अब इस रीजन की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2,5 और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3,10। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो y2 - y1 10 - 5 which is 5 divided by x2 - x1 which is 3 - 2 will be 1। तो ये स्लोप मेरे पास आ जाएगा 5। स्लोप मेरे पास 5 आया और आना भी चाहिए था, पॉजिटिव स्लोप आएगा। क्यों? क्योंकि लाइन इस तरीके से है। तो मेरे पास इस पॉइंट के लिए, मतलब ये रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी नेगेटिव ऑफ स्लोप विच इज -5 वोल्ट पर मीटर। एक बार इसका चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। -2,15 हमारे पास सही है और इसके कोऑर्डिनेट है 1,5। तो 5 - 15 विल बी -10 एंड 1 - of
2 वुड बी 3, तो -10/3 बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पास पूरी सिचुएशन रहेगी। अब मुझे बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो क्या हम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहला रीजन है -3 से लेके -2 तक, ये -3 और ये -2। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ, और वो आएगी -25 वोल्ट पर मीटर। तो -3 से लेके -2 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कांस्टेंट आएगी। फिर -2 से लेके 1 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 10/3 विच इज पॉजिटिव। तो -2 से लेके 1 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 10/3 वोल्ट पर मीटर। 1 से लेके 2 तक मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये 1 और ये 2, वो आएगी 0। फिर 2 से लेके 3 तक मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी -5। लेट्स से दिस इज माय -5। 2 से लेके 3 तक ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब हो सकता है आपको सवाल में वैल्यूज ना दे, मतलब हो सकता है कि सवाल में ये पूरा ग्राफ दे और जो ऑप्शंस दे ना उसके अंदर वैल्यूज ना दे, सिर्फ ये बात बताए कि स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव है या किस तरीके से है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे। फॉर एग्जांपल इस लाइन की बात करो तो इसका स्लोप पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना ऐसी लाइनों का स्लोप पॉजिटिव होता है और ऐसी लाइनों का स्लोप नेगेटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए नेगेटिव। फिर इसका स्लोप, ये ऐसी लाइन है तो स्लोप नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। फिर हॉरिजॉन्टल हो गई है तो इसका स्लोप 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगेन इसका स्लोप पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अब यहां से है ना बढ़िया बढ़िया सवाल स्टार्ट होंगे और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि अगर आपने मेरे से पूरा चैप्टर पढ़ा है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, तो एक एक स्टेप में जो सॉल्व करता जाऊंगा वहां पे आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सवाल को और बिल्कुल जो भी एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट हमसे पूछा है उसको वहां तक लेके जाएंगे। एंड दैट्स माय प्रॉमिस कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए बिल्कुल इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला है सवाल के अंदर। अ पॉजिटिव चार्ज Q is uniformly distributed throughout the volume of a non-conducting sphere of radius r। क्या बात बोलिए कि चार्ज है मेरे पास Q और ये पूरे वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है। और अगर मेरे पास चार्ज वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है तो स्फीयर किस तरीके का होगा? मेरे पास सॉलिड स्फीयर। तो इस स्फीयर के ऊपर है चार्ज Q और इसकी रेडियस है मेरे पास r और इस पूरे वॉल्यूम के अंदर मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए आगे क्या बात बोली है? A point mass having charge plus Q and mass m is fired towards the center of the sphere with velocity v from a point at a distance r and r is greater than capital R from the center of the sphere। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया कि एक पॉइंट चार्ज लिया और इस पॉइंट चार्ज को टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर फेंका। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जिसके ऊपर है चार्ज Q और इसका मास है m और इसको टूवर्ड्स द सेंटर विद स्पीड v फेंका। और ये जो बेसिकली जहां पे इनिशियली रखा हुआ है ये इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर है। सर स्मॉल r डिस्टेंस दूर अंदर भी हो सकता था, लेकिन मुझे सवाल में ही बोला गया है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये जो स्मॉल r डिस्टेंस होगा ये बाहर होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या बोला है? फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v so that it can penetrate r/2 डिस्टेंस ऑफ द स्फीयर। कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हो क्या रहा है, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v। अब क्योंकि इस स्फीयर के पास चार्ज है तो ये स्फीयर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा।
अब उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये वेलोसिटी v डिक्रीज होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी वेलोसिटी देता हूं, हल्की सी वेलोसिटी दी तो आगे गया आगे गया आगे गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर ये इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। फिर वेलोसिटी बढ़ाई, थोड़ा और आगे गया, फिर ये मूव कर जाएगा। फिर और वेलोसिटी बढ़ाई, थोड़ा और आगे गया, फिर ये मूव करने लग जाएगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस v की मिनिमम वैल्यू क्या दूं कि ये आगे जाए आगे जाए आगे जाए आगे जाए और स्फीयर के अंदर चला जाए। और कितना अंदर जाए, r/2 डिस्टेंस अंदर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाए जीरो। I hope this thing is clear, so that it can penetrate r/2 distance of the sphere. I hope this thing is clear. एक और इंपॉर्टेंट बात आपके मन में आ रहा हो कि सर ठीक है, मान लिया हमने कि ये जाएगा 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 जाएगा, जैसे ही ये बाहर से अंदर जाएगा तो ये जो स्फीयर की बॉडी है ये भी तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही होगी, क्या हम उसको भी कंसीडर करेंगे? उसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन में है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन में है आगे, क्या बोला है, neglect any resistance other than electric interaction, charge on the small mass remains constant throughout the motion। मतलब जो ये चार्ज, मतलब ये जो स्फीयर है, इस स्मॉल चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है उसके अलावा सारे इंटरेक्शंस को आपको नेग्लेक्ट करना है। हो सकता है जैसे कि ऐसे सवाल हमने एनएलएम के अंदर भी किए हैं। फॉर एग्जांपल एक बुलेट एक कार्डबोर्ड के अंदर जाती है तो ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग फोर्स भी लगाता है। तो इसने उस बात को साफ नकार दिया है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा कोई से भी फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है भैया, अब बात समझो कि मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि v की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि इसकी जो फाइनल पोजीशन हो वो ये हो, यहां से r/2 डिस्टेंस पे, और यहां पे जो v फाइनल आएगी वो जीरो आनी चाहिए, यस और नो, तभी तो ये v की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू v की मिनिमम ना लूं, मतलब अगर मैं इस वैल्यू को v मिनिमम से ज्यादा ले लेता हूं तो ये थोड़ा और आगे चला जाएगा। मुझसे तो सवाल में ये बात पूछी है कि सिर्फ r/2 डिस्टेंस जाना चाहिए, तो ये मिनिमम कब होगा, जब यहां पे v की वैल्यू जीरो होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। v बोले तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी, पोटेंशियल को नहीं मानना है। ठीक है भैया, चलिए अब बात समझो। थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज माई कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इस केस के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो सिंपल सा फंडा आपको क्या करना है, इस स्फीयर की वजह से इस लोकेशन के ऊपर पोटेंशियल लिखो मल्टीप्लाई बाय स्मॉल क्यू, और पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है, के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय स्मॉल क्यू। इट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगी जीरो, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट के ऊपर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय 2r³ 3r² माइनस r²। ये इनसाइड पॉइंट के लिए मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल क्यू। चलिए तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2। तो चलिए इसको यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाय 2r³ 3r²। स्मॉल r की वैल्यू है r/2, तो ये हो जाएगी r² 4। तो 4 3 12 माइनस 1 वुड बी 11 KQ r², और यहां पे r³, तो ये बचेगा r, और 4 2 8, तो ये बनेगा 11/8 KQ/r। मतलब सेंटर से r/2 डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, और अगर मुझे यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो क्या करूंगा, इसे स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 11/8
के क्यू बाय आर इनटू स्मॉल क्यू। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल v को निकालना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 mv², यहाँ पे k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 11/8, ये उस तरफ जाएगा तो -1, तो ये मेरे पास बचेगा 1/2 mv² इट इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r, ये कितना बचेगा 3/8। तो इससे ये गया, तो यहाँ से मैं v की वैल्यू बोल सकता हूँ 3/4 k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय rm और इसका रूट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस r and uniform positive surface charge density sigma is placed on the ground with its axis vertical। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन मुझे गिवन में है। मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है जो कि ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है और इसकी जो एक्सिस है वो वर्टिकल है, कुछ इस तरीके से। बेसिकली इस तरीके से एक डिस्क ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है और सेंटर से इसकी जो एक्सिस है बेसिकली वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है। और क्या क्या बातें इस डिस्क के बारे में मुझे गिवन में है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। आगे क्या बात बोली है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and positive charge q is dropped along the axis of the disk from a height h with zero initial velocity। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और ये जो पार्टिकल है इसका मास है m और इसको मैंने डिस्क के सेंटर से h हाइट ऊपर यहां से ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। आगे क्या बात बोली है, द पार्टिकल हैज q/m 4ε0 g/σ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी आपको आपकी कैलकुलेशन के अंदर q/m दिखे वहां पे आप ये वैल्यू लिख सकते हो 4ε0 g/σ। और अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पे मास का जिक्र हो रहा है, g का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब इस केस के अंदर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। आगे क्या बात बोली है, आगे हमसे 4 सवाल पूछे हैं इसके अंदर। सबसे पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द पार्टिकल जस्ट रीच द डिस्क। कहने का मतलब क्या हुआ, अब है ना, मतलब जब भी आपके सामने सवाल आए ना कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या बात लिखी हुई है कि इफ द पार्टिकल जस्ट रीचेस द डिस्क, जस्ट रीचेस द डिस्क मतलब क्या हुआ कि यहां पे आते ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। यस और नो, तभी वो जस्ट रीच करेगा, अदरवाइज वो ऐसे बोलता कि इट रीचेस द डिस्क विद सम वेलोसिटी। जस्ट रीचेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको यहां से छोड़ा तो यहां पे आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। आपके मन में सर क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, यहां से छोड़ूंगा तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी तो यहां पे वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी? 0 इसीलिए हो जाएगी, अच्छा 0 क्यों होगी, इसके पीछे का कारण जानने के लिए जब भी आपको किसी भी चीज का कारण जानना है, किसी भी मोशन का कारण जानना है, किसी भी वेलोसिटी के चेंज का कारण जानना है, तो उसके ऊपर उस मोशन के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसको एक बार एनालाइज करो। एक बार उनको एनालाइज कर लोगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वो बात ऐसी क्यों कही गई है। अगर इन जनरल जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक नॉलेज पता है तो उसको यही लगेगा कि सर मैंने इसको यहां से छोड़ा तो ये नीचे आएगा तो इसके पास √2gh वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि जस्ट रीच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो फिर पार्टिकल ऊपर से नीचे कैसे आया? तो कैसे आया इसका अगर आपको रीजन जानना है तो थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको एनालाइज करो। चलिए देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहली बात, इस पार्टिकल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो, विच इज mg। और एक फोर्स ये जो डिस्क है नीचे की तरफ ये इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही होगी।
कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि इसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है। डिस्क की वजह से सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाके या फिर y डिस्टेंस दूर जाके कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं पता सर, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा कैपिटल Q बाय, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर ये थीटा क्या है? थीटा बेसिकली फॉर एग्जांपल पार्टिकल कभी यहां पे है तो यहां से ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात को जरा गौर से समझो। जैसे ही पार्टिकल को मैंने छोड़ा, पार्टिकल के ऊपर लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाला फोर्स। ये जो mg फोर्स है ये तो कांस्टेंट है, चाहे पार्टिकल यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो। जब ये पार्टिकल यहां पे था तो ये थीटा बहुत छोटा था। थीटा बहुत छोटा था तो कॉस थीटा बहुत बड़ा था। अगर कॉस थीटा बहुत बड़ा था मतलब नेगेटिव के अंदर जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू छोटी होगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो थीटा है ये इंक्रीज करने लगेगा। कैसे? कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखोगे और यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों केसेस में अगर इसको थीटा 1 बोलते हो और इसको थीटा 2 बोलते हो तो थीटा 1 विल बी लेस देन थीटा 2 या फिर थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1, और इसको अगर थीटा 3 बोलते हो तो थीटा 3 विल बी ग्रेटर देन थीटा 2 एंड थीटा 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आ रहा है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि बेसिकली ये तो एक्यूट एंगल ही होगा। थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब नेगेटिव के अंदर जो टर्म है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसकी पूरे की वैल्यू इंक्रीज होगी। थीटा इंक्रीज हुआ तो कॉस थीटा डिक्रीज हुआ, मतलब नेगेटिव के अंदर टर्म डिक्रीज हुई, इसका मतलब ये पूरी टर्म इंक्रीज होगी। इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है mg तो मेरे पास कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर की तरफ मेरे पास जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। तो एक टाइम आएगा जब ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही ये टाइम आया उसके बाद जैसे ही पार्टिकल नीचे जाएगा थीटा और इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा और डिक्रीज करेगा, ये वाली टर्म और इंक्रीज करेगी। अब वेलोसिटी इधर और पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और फोर्सेस का बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से हुई कि मेरे पास जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तब इसके पास जो नेट वेलोसिटी आई वो आई 0। कहने का मतलब ये जस्ट यहां पे आके रुक गया। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो मुझसे सवाल में पहली बात जो ये पूछी है कि h की वैल्यू क्या हो कि पार्टिकल जस्ट यहां पे पहुंचा हो। ये तो मैंने आपको पूरी ये जो बातें हमने आपको कही ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए थी। अब सवाल सॉल्व करते हैं। यहां से मैंने ड्रॉप किया और यहां पे मेरे पास अगेन वेलोसिटी 0, तो यहां पे ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी, यहां पे भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो गया 0। अगर आप गौर से देखो तो थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज माय कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या कंजर्व रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। यहां पे इनिशियल ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? अगर ये फंडा हम लगा देंगे तो चीजें हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए तो हम क्या लगा रहे हैं? ui इट शुड बी इक्वल्स टू uf। क्यों? क्योंकि ki तो हमारे पास इनिशियली भी 0 है और फाइनल भी 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल लिख लेते हैं mgh प्लस
इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बात समझो, एक डिस्क की वजह से इसकी एक्सिस से h डिस्टेंस दूर जाके पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखेंगे कि इस डिस्क की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज q। पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल इज नथिंग बट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। यहां पे x की वैल्यू कितनी है? कैपिटल H, यस और नो? तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये होता है। तो यहां पे माइनस एच आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये तो हमने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज विच इज q। फिर यहां पे इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोले तो इसकी सेंटर के ऊपर कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब तो हमारे पास क्या है? सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये तो हमने लिखा पोटेंशियल इनटू q, ये बाकी रह गया। चलिए, ये हुआ mgh। it will be equals to, sorry, it will be plus sigma by 2 epsilon naught root of h square plus r square minus, अच्छा into q भी होगा, ठीक है, into q माइनस सिग्मा h डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू q। इट शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा r डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू q। अब मैं क्या कर रहा हूं? पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ। m m m और ये m से डिवाइड किया तो ये m से ये m गया। यहां पे मेरे पास बचा GH प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और मुझे सवाल में ये बात बोल रखी है कि q बाय m जहां पे भी आपको दिख जाए उसको लिख दो 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय r। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू g डिवाइडेड बाय, सॉरी r नहीं, सिग्मा, ठीक है, माइनस सिग्मा h डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन q बाय m दिखा तो ये कितना हो जाएगा? 4 एप्सिलॉन नॉट g डिवाइडेड बाय सिग्मा। इट इज इक्वल्स टू सिग्मा r डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। q बाय m को क्या लिखूंगा? 4 एप्सिलॉन नॉट g डिवाइडेड बाय सिग्मा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, अब किससे क्या जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सिग्मा से ये सिग्मा गया, ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट गया, और ये 2 1s एंड 2 2s, ठीक है। फिर ये सिग्मा से ये सिग्मा गया, ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट गया, ये 2 1s और ये 2 2s। एप्सिलॉन नॉट सिग्मा सिग्मा 2 1s एंड 2 2s, ठीक है भैया। अब अगर आप गौर से देखो तो यहां पे है G, ये G और एक ये G गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ये बचा H प्लस ये बचा रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे एक ये बचा माइनस 2H माइनस 2H। इट शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर और कुछ नहीं बचा, बिल्कुल सही बात है, ये है मेरे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 2R, ठीक है। ये H माइनस 2H मेरे पास बनेगा, ये क्या बनेगा? माइनस H इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा प्लस H। तो 2 रूट ऑफ H स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर
इट शुड बी इक्वल्स टू 2r, ये माइनस एच बचेगा, इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा प्लस एच। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले रहा हूं, स्क्वायर ले रहा हूं तो ये बनेगा 4h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। इसका पूरे का स्क्वायर करूंगा, सबसे पहले a स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज h स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा 4rh। 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर गया, 4h स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये बनेगा 3h स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल्स टू 4rh। तो ये h से ये h गया तो h की वैल्यू आ गई 4r/3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये h की वैल्यू 4r/3 के बराबर हुई तो फोर्सेस कुछ इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करेंगे कि यहां पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी अगेन मेरे पास हो जाएगी 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा 4r/3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आगे क्या बात बोली है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ y। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ y मुझे निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड पार्ट के लिए लेट्स से ये मेरी डिस्क है कुछ इस तरीके से, यहां पर लेट्स से ये मेरी डिस्क है कुछ इस तरीके से और इसके सेंटर से y डिस्टेंस दूर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूं, तो वही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ y आएगी। तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, सबसे पहली बात यहां पे होगी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mg इंटू y प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस y, ठीक है, और इनटू q। ये तो मैंने लिखा पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज विच इज माय q। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोला है हमको, थर्ड पार्ट बोला है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इक्विलिब्रियम कितनी हो, कहां पे होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन बोले तो वो पोजीशन जहां पे मेरे पास फोर्सेस जीरो हो, और अगर फोर्सेस जीरो हो तो याद करो कहां पे, वर्क पावर एनर्जी के अंदर हमने ये बात देखी थी कि जहां पे भी मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी वहां पे du/dx मेरे पास कितना होगा, 0। और यहां पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ y है तो यहां पे du/dy मेरे पास 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा, du/dy इट शुड बी इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, mgy, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये बचेगा mg प्लस इसके अंदर हम एक काम और कर सकते थे। क्या काम कर सकते थे, पहले इस u को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले। कैसे मॉडिफाई कर ले, चलो रहने दो, ऐसे रहने दो, du/dy, चलिए इट विल बी mg प्लस, अब यहां पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y। अरे चेन रूल लगाया ना, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा 2y माइनस ये कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू q। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अब क्योंकि मुझे du/dy को करना है 0, तो मैं यहां पे क्या बात कर सकता हूं,
यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर सकते हैं। m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करेंगे तो q बाई m की जो वैल्यू आएगी उसको लिखते हैं, तो mg प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और q बाय m मेरे पास कितना होता है 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय सिग्मा इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट g बाय सिग्मा इंटू m इंटू 2y। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1। तो ये सिग्मा से ये सिग्मा गया, ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट गया, 2 1 जा 2 2 जा, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, अब यहां से m कॉमन आके उस तरफ जाके हो गया 0, तो यहां पे बचा g प्लस 2g, और कुछ बचा है क्या? और कुछ नहीं बचा, इनटू तो g भी कॉमन आके उधर हो जाएगा 0, तो ये g को भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस 2 y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा -1 और डिवाइड बाय 2, तो y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1, इट शुड बी इक्वल्स टू, देखो ये इस तरफ जाएगा तो -1 और ये होगा तो डिवाइड बाय 2, तो -1/2। ये इस तरफ जाएगा तो +1 होगा, तो 1 - 1/2 बचेगा 1/2, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी r/√3। ये मेरे पास वो पोजीशन आई जहां पे मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा होगा। इक्विलिब्रियम मिल रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से r/√3 डिस्टेंस के ऊपर थीटा की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी कि नीचे लगने वाला mg फोर्स और ऊपर लगने वाला q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला फोर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पार्टिकल यहां से हल्का सा नीचे आएगा वैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब इसके अंदर मुझसे ये बात पूछी है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी du/dy मेरे पास ये निकल के आया, या फिर मोर स्पेसिफिकली ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास du/dy निकल के आया। अब अगर मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार ये इक्वेशन लिखो, देखा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, mg प्लस यहां पे क्या बचा 2mg इंटू y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास जो वैल्यू आई ये आई du/dy की, यस और नो। अब अगर आपको ये बात देखनी है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाली टर्म 0, ये माइनस वाली टर्म 0, तो ओवरऑल मेरे पास d²u/dy स्क्वायर इस वैल्यू के लिए जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब y की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई कितनी, r/√3, इसके ऊपर जो u होगा वो मिनिमम ही होगा। तो अगर मुझसे सवाल के अंदर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो क्या करो, इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, r/√3। चलिए mgy, तो mgr डिवाइडेड बाय √3 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ
वाई स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर बाय 3 प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई, यस और नो, माइनस आर बाय √3 इंटू क्यू। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और q बाय m को मैं क्या लिख सकता हूं, q बाय m को लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट g डिवाइडेड बाय सिग्मा। इस सिग्मा से ये सिग्मा गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, 2 से ये 2 गया, तो ये ओवरऑल मेरे पास क्या बचा, mg r बाय √3 प्लस ये बचा 2mg। अब इसको देखो, 3 प्लस 1 विच इज 4r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाय √3 माइनस r बाय √3, तो 2r माइनस r, ये बचेगा r बाय √3, तो mgr डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2mg r डिवाइडेड बाय √3, तो ये हो जाएगा 2mg प्लस mg विच इज 3mg, तो ये हो जाएगा √3 mgr। दिस वुड बी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पार्ट आपसे ये बात पूछ लेता, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे पास आ ही गई, विच इज √3 mgr। अब कोई ये बात पूछ ले कि h के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब जब मेरे पास हाइट y की वैल्यू होगी कैपिटल H, तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई थी, 4r/3। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया, अपने पास पेज नहीं है, चलिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आया, इसके अंदर जो y की वैल्यू है वो मैं कितनी पुट कर दूंगा, 4r/3। चलिए देखते हैं किस तरीके से। u इज इक्वल्स टू mg इंटू y था, तो ये कितना हो जाएगा 4r/3 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ऑफ y स्क्वायर, तो बोले तो 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस r स्क्वायर इंटू q था, तो q बाय m लिखूंगा, तो q बाय m को क्या लिख सकता हूं, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट क्या थी वैल्यू, g डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू m। ठीक है भैया, तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, 2 1 जा 2 2 जा, सिग्मा से ये सिग्मा गया। चलिए, तो ये क्या बना 4/3 mgr, ये बचा 2mgr, 2mg, अभी r नहीं आया है, तो ये बचा 2mg इंटू, अच्छा इसके अंदर एक वो भी आएगा, ये तो अपन ने रूट वाली टर्म लिखी, माइनस y भी आता है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r/3। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 विल बी 25 एंड 25 डिवाइडेड बाय 9, तो 5r/3 माइनस 4r/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 mgr, तो ये बचेगा r/3, तो प्लस 2mgr डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 6 mgr डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 6/3 विच विल बी 2 mgr। सो दिस वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h। तो अगर आप गौर से देखो तो क्या हुआ, अगर आप इस सवाल के अंदर गौर से देखो तो क्या हुआ, h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई 2 mgr। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही, सॉरी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब मेरे पास y की वैल्यू r/√3 हो गई, तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई मिनिमम।
उसके बाद जैसे ही मेरे पास ये नीचे गया, पोटेंशियल एनर्जी वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, और जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू अगेन 0 हो गई, तो मैं क्या बात बोल सकता हूं कि मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी 2mgr। तो अगर कोई आपसे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस y का ग्राफ बना ले तो कैसे बनेगा? 0 के ऊपर तो कितना होगा? 2mgr, फिर डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। और ये पॉइंट कहां पे होगा? जब y की वैल्यू r/√3 होगी, और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? √3 mgr। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वापस इंक्रीज होगी, और ये जो वैल्यू वापस अटेंड होगी ये होगी 4r/3। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर और 4r/3 पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल सेम ही है। आई होप दिस थिंग एंड दिस होल क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बात समझ आए? थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन ठीक है, हमने तो बहुत सारी चीजें सीखी, कितनी सारी चीजें, कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इसके अंदर लगाए और सवाल को आसानी से सॉल्व किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर शायद बहुत लंबा हो चुका है, तो एडवांस के सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।